यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है। मान लेते हैं कि भुजा 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर। 10 मानना यहाँ ज़्यादा आसान गुण लग रहा है, इसीलिए मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 100, और जो भी यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर 100 यूनिट स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में 10% का वृद्धि कर रहा है। अगर 10 में 10% का वृद्धि करेंगे तो 10 गुना 110 बटा 100, ये हो जाएगा 11। 10 का 10% एक होता है। तो कुल मिलाकर जो बढ़ा करके जो भुजा बनेगा बढ़े बढ़े हुए का वो 11 यूनिट लिखते हैं। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 121 यूनिट स्क्वायर। तो पहले कितना था क्षेत्रफल? 100, अब कितना है? 121। तो कितना इंक्रीज हुआ? 21 का इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज जो हुआ 100 पर हुआ तो हो गया प्रतिशत, बट 100 गुना 100 बराबर 21%। विभा की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? आय पहले मान लेते हैं, पहले 100 है। इस बार पिछली बार हमने 10 माना था, इस बार 100 मान लेते हैं। ये टेक्निक धीरे धीरे आ जाएगा सबको कि कब 100 ले रहे हैं, कब 10 ले रहे हैं। एक्चुअल में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम 100 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं। हम चाहे तो एक्स लिख करके बड़े आराम से काम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वर्क को कर देते हैं एक्स लिख करके। 100 बढ़ाते हैं, एक्स लिखते हैं। तो विभाग की आय एक्स है पहले, 10% कमी हो गया तो अब कितना बचेगा? तो 90 एक्स बटे 100 है ना। 90% बचेगा तो 90 एक्स बटे 100। अब है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो माना कि y प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो y प्रतिशत, लेकिन यहाँ वृद्धि जो है y प्रतिशत नहीं हो रहा है। एक वृद्धि बाद में हम लोग फाइंड कर लेंगे, या ऐसे कर सकते हैं कि माना कि y प्रतिशत की वृद्धि, तो 100 प्लस y प्रतिशत करके कैलकुलेट करेंगे तो फिर y वृद्धि होगा। और यहाँ सीधे y लिख करके कैलकुलेट करते हैं, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो जो वृद्धि है वो निकल जाएगा। तो y प्रतिशत, तो y प्रतिशत का तो y गुना 1/100, और इसको होना चाहिए x, है ना। x नहीं था पहले, y प्रतिशत वृद्धि करने पर वापस x पर आ गया। अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा। कैसे? तो ये जो यहाँ ऊपर में है तो अगले साइड नीचे में आएगा, हर में आएगा, अंश में है तो हर में आएगा, और हर में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 0 और 0 कैंसिल हो गया ये। तो y बराबर कितना हो गया? ये 100 नीचे में है, ऊपर आ जाएगा, गुना ये 10 नीचे में है, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये 9 ऊपर में है, नीचे आ जाएगा। ये हो गया 1000/9, और इसको लिखा जाएगा 111.1/9। तो 111.1/9 अगर इस जो घटाने के बाद जो उसका आय बच गया था उस पर अगर 111.1/9% का वृद्धि किया जाए तो पुराने आय पर वो पहुंच जाता है। तो वृद्धि कितना किया जा रहा है इसमें से? 111.1/9 में 100% तो जो जो एक्चुअल ये जो है 90 x/100 यही है। तो बाकी जो बच गया ये वृद्धि बच गया। तो क्या है ये? 11.1/9%। 11.1/9% इसका आंसर हो गया। अब ये सवाल है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? अब ये सवाल कई बार लगता है कि ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए, बहुत आसानी से हो जाएगा। हमको भी कोई ट्रिक याद नहीं है, लेकिन तो हम करते हैं अपने तरीके से। कैसे करें? कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, तो 25% का वृद्धि मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि अ, पहले वो 1 लीटर तेल इस्तेमाल करती थी,
और 1 लीटर का तेल का कीमत उतना था 100 रुपया। 100 रुपये और 1 लीटर, तो 1 लीटर को मिलीलीटर में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के लिहाज से। तो 1000 ml 100 रुपये में आता था। जब 25% कीमत में वृद्धि होगा तो अब कीमत बढ़ के हो जाएगा 125 रुपया, और 125 रुपया में 1000 ml तेल आएगा 125 रुपये में। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा खर्च ना बढ़े, है ना, जो भी गृहिणी है वो चाहती है कि उसका खर्च ना बढ़े, तो क्या करेगा वो, अब 100 रुपये का ही तेल खरीदेगा। तो 100 रुपये में कितना तेल मिलेगा, पहले तो ये पता कर लेते हैं। और तो 100 रुपये में कितना तेल मिलेगा, तो 125 रुपये में मिल रहा है 1000 ml। तो 1 रुपये में एक एक नियम से 1000/125, और फिर 100 रुपये का, यही 100 कर लेते हैं तो गुना 100 ml, तो ये 125 कैसे होगा, 25 25 पंच कैसे कैंसिल होगा ये, 25 पंच 125, 25 चौका 100, 5 दूना 10, 200, और ये 4 4 दूना 8, तो ये 800 ml। तो ये चाहिए, तो 100 रुपये में 800 ml तेल आएगा। जब वो गृहिणी पहले 1 लीटर मतलब 1000 ml तेल खरीदती थी, तो अब उसको केवल 800 ml तेल से काम करना होगा। तो कितना कम करना पड़ा, 200 ml। कितना पे, 1000 पे। तो 1000 पे 200 ml को कम खरीदना पड़ा, इतना खर्च घटाना होगा उसको। प्रतिशत इसका निकाल लेते हैं, और ये 0 यहां से कैसे हो गया, कुल मिलाकर हो गया 20%। तो खर्च को 20% घटाना होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने देखा कि पहले जब वो गृहिणी, अब ये भी जो नंबर हमने इस्तेमाल किया है 1000, 100, 125, ये सब है कि प्रतिशत के लिहाज से कैलकुलेशन 100 पर कई बार आसान होता है। पहले सवाल में जहां हम लोगों ने वर्ग था तो वहां हम लोगों ने 10 मान लिया था, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल पर बात करना था, और क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर करने पर 100 होने वाला था, और 100 पर की संख्याओं में कैलकुलेशन थोड़ा आसान रह जाता है, कैंसिल हो जाता है 100 100। तो अन्यथा x मानकर भी, x लिख करके भी इस सवाल को उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है, और बाकी दूसरे कई सारे तरीके होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 20%। अब ये सवाल है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। 12 लीटर का घोल है और 7% लवण है, तो 12 लीटर का घोल, 7% का लवण, तो लवण कितना है, 7% है ना। तो 12 लीटर में 7%, 84/100 बराबर 0.84 लीटर। लीटर में लिखते हैं 0.84 लीटर, इतना लवण है और बाकी पानी है। जब वाष्पित करते हैं तो सिर्फ पानी बाहर आता है, लवण बाहर नहीं निकलता है। तो, तो अब बचेगा कितना, 4 लीटर पानी बचेगा, तो 8 लीटर कुल मिलाकर 8 लीटर बचेगा, और 8 लीटर में ये 0.84 लीटर लवण है। तो अब लवण कितना प्रतिशत में अवेलेबल है, इसमें कितना प्रतिशत में लवण है, तो 0.84 बाय, अब टोटल कितना है, टोटल 8 लीटर है ना, 8 लीटर टोटल है, 8 लीटर में से 0.84 लीटर लवण है, तो 0.84/8 गुना 100, यदि 12% लवण को 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा।
अब तक सब ठीक है, ये कैलकुलेशन, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। तो अगर कहीं एरर नहीं है तो ये कितना हो गया, 84/8 कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको 10.5, तो 10.5% आ गया इसका आंसर, है ना। इस कैलकुलेशन से कि 0.84 0.84 लीटर लवण है और 8 लीटर टोटल है, क्योंकि जब 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया तो केवल 8 लीटर बचेगा। तो 0.84% लीटर 8 लीटर में कितना परसेंट हुआ, तो गुना 100, तो इस तरह से ये हो गया। ये सवाल है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो 22 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, तो एक्चुअल में कितना अंक चाहिए पास करने के लिए, 200। 178 प्लस 22 200, और ये 200 टोटल अंक का कितना होता है, 40%। तो टोटल मान लेते हैं एक्स का 40% बराबर 200। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, एक्स गुना 40/100 बराबर 200, और ये हो गया एक्स बराबर 200 गुना 140, 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 यहाँ कैंसिल हो गया, 5 500। तो एक्स का वैल्यू 500, मतलब 500 मार्क लाने चाहिए थे उसे। नहीं, 500 मार्क का एग्जाम था, कुल पूर्णांक 500 मार्क का, उसमें 200 लाने थे, फेल हुआ, और इस तरह से ये आंसर आ गया। अब ये सवाल है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीते हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल कर लेना ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत क्लियर नहीं है, मिसमैच हो जाएगा। बगैर एक्स का मिसमैच होने का संभावना अधिक होगा, तो क्लीन रखने के लिए एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं इस बार। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो एक्स गुना 72/100 इतना चाय पीते हैं। एक्स टोटल मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी एक्स है, कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है, इसी को हमने एक्स मान लिया। तो एक्स गुना 72/100 चाय पीने वाला, एक्स गुना 44/100 ये कॉफी पीने वाला। अगर जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो इससे तो जो व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों चीज पीता है वो व्यक्ति 2 बार जुट जाएगा, तो उसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा, वो कितना है ऐसा व्यक्ति जो 2 बार जुटने वाला है, 40 व्यक्ति, 40 में चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस 40 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। और जब 40 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जितने कर्मचारी है उस क्या है ये कार्यालय में, तो कितने कर्मचारी, एक्स कर्मचारी है, तो ये सारी चीजें हो गया। अब इस 40 को दूसरी साइड लेकर के आ जाते हैं, और ये जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, 18 चौका 72, 25 चौका 100, ये 11 चौका 44, 25 चौका 100, तो ये हो गया 18x/25 प्लस 11x/25 बराबर x प्लस 40, और अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर, एलसीएम तो 25 हो गया, 18 अगर जैसे का ऐसे जुट जाएगा तो 29x/25, और 25 दूसरे साइड आ जाएगा, 25 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25x प्लस 40 गुना 25, तो ये हो गया 29। अच्छा, 25 को इधर ले आएंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 4x बराबर 40 गुना 25, तो x बराबर 40 गुना 25/4, ये 10 से ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर 250। तो इस तरह से आंसर निकल के आ गया, x मतलब कुल कर्मचारी, और कुल कर्मचारी को हम लोग x माने हुए हैं, तो ये आ गया 250। अब अगला सवाल, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। कैसे करें, 6 लड़का इस काम को करता है कितना दिन में, 18 दिन में, और आगे कराना कितना से 3 लड़का से काम कराना है, तो
3 लड़का कितना दिन में काम करेगा? तो 6 लड़का अगर 18 दिन में काम करता है तो अगर लड़का की संख्या आधा कर देंगे तो लगने वाला समय दोगुना हो जाएगा। तो 36 दिन, 36 दिन में काम फाइनल करेगा। 36 लिखना था ना, 36 दिन में काम फाइनल करेगा। अच्छा, 4 पुरुष यहाँ लिखा है, मतलब 4 पुरुष इसी काम को कर रहा है 18 दिन में। 4 पुरुष 18 दिन में। तो अब 10 पुरुष से काम कराना है, तो 10 पुरुष अगर लगाएंगे तो काम कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। कितना समय में कंप्लीट होगा? तो 1 पुरुष, तो 18 में 4 से भाग दे देंगे, नहीं 4 से गुना करेंगे एक पुरुष के लिए, तो 1 पुरुष से तो ज़्यादा समय लगेगा ना। तो 1 पुरुष कितना समय में करेगा? 18 गुना 4 बराबर 72 दिन में। अब 10 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो अब 10 पुरुष है, एक अगर 72 दिन में करे तो 10 भाग देकर के आएगा, कम दिन में करेगा। तो 72/10 बराबर 7.2 दिन। अब यहाँ दशमलव का मैटर है, कैलकुलेट होकर के क्लियर हो जाएगा, या 72/2 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36/5 किया जा सकता है इसको। अब 3 लड़के तथा 10 पुरुष। अच्छा, हम लोगों ने निकाला कि 3 लड़का मिलकर के 36 दिन में काम करेगा, है ना। 3 लड़का मिलकर के 36 दिन में काम करेगा और 10 पुरुष मिलकर के 36/5 दिन में काम करेगा। तो एक लड़का कितना दिन में काम करेगा? एक लड़का नहीं, एक दिन में कितना काम होगा? क्योंकि अब तो काम तो 3 लड़का तो उससे कराना है और 10 पुरुष भी साथ में काम करना है। बट ये 3 लड़का मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा? तो 36 दिन में काम पूरा होगा तो एक दिन में काम का 36वां भाग करेगा, 36वां भाग एक दिन में। और ये 10 पुरुष जो है ये एक दिन में कितना करेगा? तो 5/36वां भाग, 5/36वां भाग एक दिन का काम है। तो ये 3 लड़का और 10 पुरुष मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36 प्लस 5/36, ये हो जाएगा 5, एलसीएम 36 हो जाएगा, 5 1 6, 6/36 बराबर 1/6। तो 1/6 भाग काम कर रहा है 3 लड़का और 10 पुरुष मिल करके एक दिन में। ये सब कुछ एक दिन का कैलकुलेशन चल रहा है। तो अब क्या दिन में काम खत्म होगा? तो अगर 1/6 भाग, मतलब ये काम है और काम 1 2 3 4 5, ये 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6 भाग, इसका एक भाग 1/6 मतलब पूरे का 1/6 मतलब एक का इतना काम अगर वो एक दिन में हो रहा है इन सभी लोगों से, 3 लड़का और 10 पुरुष से, तो कुल मिलाकर 6 दिन में काम फाइनल हो जाएगा। तो 6 दिन इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कैसे हैं? ए प्लस बी लिखते हैं। ए प्लस बी काम को करेगा 8 दिन में और बी प्लस सी मिलकर करेगा 12 दिन में। और फिर आगे लिखा तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 दिन में काम फाइनल करेगा। तो ए प्लस बी अगर 8 दिन में काम फाइनल कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 भाग। बी प्लस सी एक दिन में 1/12 भाग। और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 1/6 भाग। एक दिन का काम आ गया। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी से मिलकर कितना दिन करेगा? तो ए बी सी तीनों मिलाकर किया हुआ, अगर बी एक दिन में कितना काम करता है वो मिल जाएगा, तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ए और सी का मिलकर के कितना समय लगेगा वो चीज़ आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा ये चीज़ आएगा। फिर वहां से हम लोग अपनी एक्चुअल आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये आने का ये एक तरीका है, ए प्लस बी बी प्लस सी। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ए बी सी और बी एक बार 2 बार बी आ रहा है तो एक अलग बार लिखा है हम। कितना काम करता है ये? 1/8 प्लस 1/12, ये हो जाएगा एलसीएम 24, 3 1 3 2 5, है ना, 3 2 5, 5/24, 5/24 काम ये सब मिल करके कर रहा है। अच्छा, ए बी सी का यहाँ से मालूम है
1/6 काम कर रहा है, तो बी का कितना होगा? तो ए बी सी अगर 1/6 कर रहा है तो अकेला बी का देखे तो 5/24 माइनस 1/6, एलसीएम 24, 5 माइनस 4 1/24। बी अकेला 1/24 काम करता है। अब बी अकेला अगर 1/24 काम कर रहा है तो बी का अगर माइनस कर दे तो ए और सी का यहां बचेगा, तो ए प्लस सी का क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलके 1/6 है, और बी अकेला 1/24 तो 1/24 को माइनस कर देते हैं, तो ए और सी का मिल जाएगा, ए प्लस सी का मिल जाएगा। एलसीएम 24 अगेन, 6 को 24, 1 3/24, और 3/24 मतलब 1/8। तो 1/8 काम करता है एबीसी, एबीसी नहीं एसी, ये एसी है ना, ए और सी मिलकर के 1/8 भाग काम करता है एक दिन में। तो काम कितना दिन में फाइनल होगा? 8 दिन में काम फाइनल हो जाएगा। एक दिन में 8 भाग, तो 8 दिन में काम फाइनल हो गया। इसका आंसर हो गया 8। अब ये सवाल है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, तो सबसे पहले होता है हम लोगों को कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ले। तो कैसे करेंगे? तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 अच्छा 45, 9 दूनी 18, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये चाल हो गया। अच्छा कितना दूरी तय करता है उससे पता चलेगा इस समय। तो 171 जो रेलगाड़ी का लंबाई है, जो क्या ये पुल है, पुल की लंबाई 229, ये पूरा का पूरा रेलगाड़ी का क्रॉस करने का ये मतलब होता है कि इतना पुल है, इधर रेलगाड़ी यहाँ से पुल पर चढ़ना शुरू करेगा और यहाँ क्रॉस करेगा, ये जो पिछला पोर्शन रेलगाड़ी का है वो यहाँ निकल जाएगा, इसका मतलब होता है क्रॉस करना। तो ये पूरा डिस्टेंस कवर होता है, और फिर रेलगाड़ी का जितना अपना डिस्टेंस है वो सब डिस्टेंस कवर होता है पुल को क्रॉस करने के दौरान। तो कुल मिलाकर ये हो गया 171 प्लस 229 बराबर 400 हो गया, 400। तो 400 मीटर का दूरी तय करना है, और ये स्पीड है, कितना समय लगेगा? तो समय के लिए होता है कि दूरी बटे चाल, तो दूरी 400 बटे चाल हो गया 25/2, और ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, दूरी मीटर में, तो कुल मिलाकर जो समय निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा। ये 400, अब ये उलटने पलटने का नियम, इस नियम से सभी लोग वाकिफ होते हैं, आप भी होंगे। और ये कितना हो गया? 25 चौका 116 हो जाएगा ना, 25 को 102 हो गया, 400 है तो 16, 16 दूना 32, 32 सेकंड का समय लग जाएगा इसमें। अब ये सवाल है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी के ही दिशा में, मतलब रेलगाड़ी चल रही है और इसी दिशा में एक व्यक्ति है जो ये चल रहा है, इसी दिशा में रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, तो केवल में रेलगाड़ी पार करने का मतलब कि रेलगाड़ी अपना लंबाई जितना है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई जितना दूरी तय करना पार करने का, ये मतलब है यहाँ पर। अब क्योंकि जो व्यक्ति का जो लंबाई होता है, ये जो डिस्टेंस व्यक्ति लेता है, एक व्यक्ति कितना डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होता है इसको नेग्लिजिबल माना जाता है इस तरह के रेल वाले इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ तक कि ट्रक या कार इस सब के डिस्टेंस को भी, इस सब की लंबाई को भी नेग्लिजिबल माना जाता है इस सब केस में। लाइक कभी कभी अगर वो कह दे कि वहाँ उसको काउंट करना है तो फिर किया जाए। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में ही, x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का स्पीड। तो सापेक्ष गति क्या होगा? क्योंकि ये व्यक्ति भी आगे की ओर बढ़ रहा है इसी दिशा में, जितना ट्रेन कवर करेगा अगर उसी स्पीड से व्यक्ति भी आगे बढ़े तब तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, व्यक्ति का स्पीड कम होगा तो ट्रेन जरूर क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ जो ट्रेन क्रॉस करने का जो स्पीड होता है वो सापेक्ष गति होता है। सापेक्ष गति कैसे काउंट होता है?
अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो जिसका अधिक है उसमें से कम वाले को माइनस किया जाता है, और विपरीत दिशा में आ रहा हो, मतलब इधर से ये आ रहा हो और इधर से ये आ रहा हो, तो सापेक्ष गति दोगुना हो जाता है, क्योंकि दोनों लोग बड़ी तेजी से क्रॉस कर जाता है। ये चीज आप एक्चुअल उदाहरण में भी देख सकते हैं। अगर दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा हो अलग अलग दिशा में, तो बहुत कम समय में क्रॉस करता है, और अगर एक ही दिशा में चल जा रहा हो तो जिसका स्पीड अधिक होगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन टाइम अधिक लगेगा। अभी आ जाते हैं x-3, क्योंकि ऑब्वियसली रेलगाड़ी को क्रॉस करना है, रेल का स्पीड अधिक है, तो x-3 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो गया। अब इस स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं सबसे पहले, तो x-3 गुना 5/18। अब इस स्पीड से 300 मीटर का दूरी तय करना है और 33 सेकंड का समय लगना है, और फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। करते हैं दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 300 मीटर, चाल हो गया x-3 गुना 5/18, और समय लग जाएगा 33 सेकेंड। अब यहाँ कैलकुलेशन से x निकल के आ जाएगा, देख लेते हैं। अब ये 18 उलट के ऊपर चला जाएगा, 300 गुना 18/5x माइनस 5×15 बराबर 33। अच्छा, ये 5 से अगर कुछ कैंसिल कर लेते हैं तो शायद ज़्यादा आसानी से यहाँ काम हो जाता। यहाँ देखते हैं तो करने की कोशिश करके, ये जो 5 ऊपर में है तो 5 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हो पाएगा। यहाँ भी दिख रहा नहीं, अगर x ऐसे लिखते हैं, कैसे क्लिक हो गया और आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ 3 रहने देते हैं, तो ये जो 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 60 गुना 18, और ये ऐसे इस 33 को इधर ले आते हैं, तो ये 60 गुना 18/33 बराबर x-3। अब ये कुछ ऐसे होगा, 11×33 20×60, अब 18×36 360, तो ये हो गया 360/11 इक्वल टू x-3। तो x बराबर कितना हो गया, 360/11 प्लस 3, और अब ये कितना हो जाएगा, 11×33 और 360, 393/11। अब 393/11 को लिख देते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा ये, तो 11×33 भाग दे करके देख लेते हैं यहाँ क्लियर, 393/11, 11×33, ये 6, 3, 11×5=55 और 8 बच जाएगा, तो 35.8/11, और x को किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग ने माना हुआ था, तो हो गया समय, चाल हो गया कितना, 35.8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो गया, और इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हो गया।